नमस्कार। वेलकम टू वेदप। वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, ज्योमेट्री की, जिसमें हमने पढ़ा था कुछ थ्योरम। पिछली क्लास में देखा था, जैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम और बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पिछली क्लास में पढ़ा था, राइट। उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला जो हमारा थ्योरम है उसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नाम याद हो, ठीक है, बस आपको प्रॉपर थ्योरम में पता होना चाहिए। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है, देखो, अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, इस प्रकार से हमको गिवन है, राइट। मान लो ये ट्रायंगल हमको दे रखा है ए बी सी। तो अगर ए से हम इस वर्टेक्स से इस पे मीडियन ड्रा करें, ये हमारा मीडियन है, एडी है, तो अपोलोनियस थ्योरम बोलता है कि जो जिस साइड पे हम मीडियन ड्रा करते हैं यानी बीसी पे, तो इसको छोड़ के बाकी दो साइड कौन कौन सा, ए बी और ए सी, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का सम होता है। एक मीडियन ले लो, ठीक है, मीडियन का सम प्लस, चूंकि दोनों हाफ हाफ है यानी दोनों इक्वल, चाहे बी डी लो चाहे डी सी ले लो, तो जैसे बी डी का होल स्क्वायर, राइट, यह इसके दो गुने के बराबर होगा। इनका जो सम होगा यह क्या होगा, आपका ए सी और बी डी के दो गुने के बराबर होगा। क्लियर है? यह है हमारा अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। इसको बोला जाता है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, यहां पे गलत हो गया, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक। इसमें यह होता है कि अगर आपने एक ट्रायंगल एडी से, ठीक है, एक एडी मीडियन ड्रॉ किया, तो जिस साइड पे आप ड्रा करते हो, ये हमारी साइड बी सी है, इनको छोड़ के बाकी बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का सम यह दो गुने के बराबर होता है। मीडियन का स्क्वायर प्लस जिस साइड पे हम मीडियन ड्रा करते हैं उसमें से एक वाला पार्ट ले लेंगे, आधा वाला, तो कोई ले लो, चाहे बी डी लो चाहे डी सी, इनके स्क्वायर का सम का दो गुना, ठीक है। इसको बोला जाता है अपोलोनियस थ्योरम। तो अगर ये नाम आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस, लेकिन हाँ, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, एक होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यह क्या बोलता है, देखो, कि अगर मान लो हमारा यह ट्रायंगल इस प्रकार से गिवन है, एक ये ट्रायंगल हमको दे रखा ए बी सी, ठीक है, और इस एंगल का मान लो बाइसेक्टर है, ये एंगल मान लो इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस प्रकार से, ये मान लो हमको गिवन डी है। तो जो ये एंगल बाइसेक्टर है ना, जिन दो साइड से मिलकर ये एंगल बनता है, कौन कौन सी साइड से बन रहा है, आप कहोगे ए बी और ए सी साइड से मिलकर ये एंगल बन रहा है, या इसके बीच में बन रहा है, या ऐसे कह लो कि जो अपोजिट वर्टिक्स होता है, इस साइड के अपोजिट ये है, तो इस लाइन को छोड़ के बाकी बची हुई दो लाइन, तो इसमें बोला जाता है कि बी डी, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लो कि जो बची हुई दो साइड है, ए बी अपान में ए सी बराबर में बी डी अपान में डी सी, बी डी अपान में डी सी। क्लियर है? यह हमारा होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर है? तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार यूज होता है, ठीक है। और यदि आप इसको चाहते हैं कि प्रूव करना, तो प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है। वैसे इस काम को आप स्वयं करिए, लेकिन ठीक है, चलो प्रूव कर देते हैं इसको। देखो, अगर ये हमारा ट्रायंगल इस प्रकार से गिवन है कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी यह है, यह क्या है, हमारा एंगल बाइसेक्टर है, मान लो इस प्रकार से। तो क्या करो ना कि इस ए डी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लो, इस सी पे, मान लो इसके पैरेलल लाइन हमने एक ड्रा कर लिया, एक सेकेंड, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर दो, मान लो ये इस पॉइंट पे मीट करता है, पी पॉइंट पे। तो अब देखो, इसमें बस आपको क्या करना है कि
इसमें चेक करना है कि क्या सिमिलर होंगे, क्या सिमिलरिटी आपको देखनी है। तो मुझे बताइए, अगर यह थीटा होगा तो यह भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। और देखो ध्यान से, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। और यह एंगल हमको दे रखा है, गिवन है, सही है ना। यह एंगल हमको दे रखा है थीटा। तो बताओ, यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो यह भी थीटा हो जाएगा, यानी यह एंगल हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसी तरह देखो, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे मीट कर दिया, ठीक है। तो यह एंगल अगर थीटा होगा तो यह भी करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो अगर यह थीटा हो गया तो यह भी कितना हो जाएगा? थीटा होगा। इसमें कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से कि अगर यह हमारा क्या हो गया, ये इसके पैरेलल्स है, ये दोनों लाइन पैरेलल्स है। तो अब अभी हमने कल वाली क्लास में जो पढ़ा था बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसमें क्या होता है कि जो साइड्स होते हैं उनको क्या करता हुआ प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देता है, यही पढ़ा था हमने। तो अगर हम बात करें कि यह अगर यह दोनों क्या है, यह ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल बी पी सी, ठीक है, ट्रायंगल बी पी सी में यह जो लाइन है यह क्या कर रही है? एडी लाइन जो बी सी के पी सी के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे बी डी अपान में डी सी बराबर में बी ए अपान में ए पी, ठीक है। यह इसके भाई यही हमारा प्रोपोर्शनलिटी हो जाता है, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो यह साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर मान लो ए लाइन इसका लेंथ होगा तो यह भी क्या हो जाएगा? लेंथ ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर है। यह पहली क्लास में डिस्कस किया जा चुका है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो हम तो जो साइड्स हैं वह भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? या अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ से बोला जा सकता है कि ए पी बराबर में क्या होगा? ए पी बराबर में ए सी होगा। बस इसी ए पी की जगह पे ए सी रख दो। देखो ये आपका आ जाएगा बी डी अपान में डी सी इक्वल्स टू ए बी अपान में ए सी। यही था ना हमारा थ्योरम, ए बी अपान में ए सी बराबर बी डी अपान में डी सी। तो ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है। क्लियर है? तो आसान है, केवल बस बीपीटी थ्योरम यानी हमको पता हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसको बड़े आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला थ्योरम समझते हैं। अभी जैसे हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा ना, इसी प्रकार से एक होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब अगला जो है आपका वह है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो जैसे हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा, उसी तरह से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, जैसे मान लो यह एक एंगल ट्रायंगल आपका ए बी सी, ट्रायंगल आपको गिवन ए बी सी, ठीक है। इस लाइन बी सी को मान लो एक्सटेंड कर दिया आपने इस प्रकार से, और इसके जो एंगल्स बाई, ठीक है, तो मान लो इसको हमने डी तक एक्सटेंड कर दिया। तो जो इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर होगा ना, जैसे मान लो इस एंगल सी का जो एंगल एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, यह बचे हुए दो साइड को, कौन कौन सा साइड बच गया? ये आपका बचा आपका बी, ठीक है। और देखो इस तरह से इसको अगर मान लो इसको इस तरह से बाइसेक्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा पैरेलल हो जाएगा, थोड़ा हम इसको ऐसे बना लेते हैं जिससे यह क्या मीट करे कहीं पे। मान लो ये हो गया उसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया और यह जाके यहाँ पे कहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो आपका ई है जहाँ पे मीट कर रहे हैं, यह आपका पॉइंट इस प्रकार से ई हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि आप कहोगे कि बी अपान में ए ई, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल बाइसेक्टर, अपान में बी सी अपान में ए सी, बी सी अपान में ए सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है, जैसे यहाँ पे एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाकी बचे हुए साइड्स, एक साइड कौन सा हो गया? ए सी, ठीक है, ए सी हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? बी सी। इसके सामने वाली साइड को नहीं इंक्लूड करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें फिर हम इसको इस तरह से लेंगे बी अपान में ए बी अपान में ए। जैसे अगर मान लो यही हमारा इस प्रकार से होता, सपोज करो ये हमारा ट्रायंगल एंगल बी को बाइसेक्ट करता, अगर इसमें आपको लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? देखो अगर इसमें आपको लिखना होता तो कुछ इस प्रकार से मान लो, ये तो बाइसेक्ट पैरेलल लाइंस हो जाएंगी,
मान लो कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद यह कहीं पॉइंट यहाँ पे मिलता है ना, मान लो ये इस पॉइंट पे मिलता है, ई पे मिलता है, यह बी है आपका, यह ए है और यह सी है। तो अब क्या बोलते हैं आप कि सी ए अपान में सी ई, क्या होगा, सी ए अपान में सी, और बचे हुए दो लाइंस। तो अब इसके सामने वाला कुछ इसको छोड़ के इसको ले लेंगे, ठीक है। इसके सामने वाले को छोड़ के यह दोनों हम साइड से ले लेंगे। तो कितना होगा बताइए, यह हो जाएगा बी सी अपान में ए सी। क्लियर है, यह हो जाएगा बी सी अपान में ए सी। ठीक है, ठीक है। इसको अगर देखो इसके डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो बोला जाता है कि इन ए ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड दिस साइड अपोजिट टू एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल के जो अपोजिट साइड में होता है इन द रिमेनिंग टू साइड, उसके रेशियो में इसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। क्लियर है, तो इसको मिटा दे और इसका प्रूफ आप खुद स्वयं करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। एक हिंट मैं आपको दे सकता हूं कि आप कैसे इसको अप्रोच करोगे। तो देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एक लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था ना, तो सेम वही हमको यहाँ पे भी करना है। अब जैसे देखो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, हमने बोला इसको आप एक्सटेंड कर दो, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, कुछ इस प्रकार से बना आपका, यह जाके यहाँ पे मीट कर गया, ठीक है। यह आपका मान लो इस तरह से, एक सेकंड रुक गया ना, कुछ मान लो हमारा ट्रायंगल इस प्रकार से है, ठीक है। तो मान लो यह जाके यहाँ पे इसको इस तरह से मीट करता है ई पे। तो अब आप क्या करो ना, इस ट्रायंगल से, ठीक है, यह मीट कर, तो यहाँ से आप क्या करो कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा, पैरेलल लाइन ड्रा करो जो इसके लाइन के पैरेलल हो। तो यह हमारा सी है, यह ए है, यह बी है, यह डी है। अब इस लाइन के पैरेलल्स हैं, तो बस बेसिकली अब आपको क्या करना है, तो बस आपको यह प्रूव कर देना है कि बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए डी के, ट्रायंगल बी ए डी के सिमिलर होगा, ठीक है। प्रूव कर दीजिए, सिमिलरिटी लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यह हमेशा याद रखिए। देखो इसमें अगर हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको लिखने में, तो मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार कि देखो जैसे अगर मान लो अब हम यहाँ से हमने ए को भी बता दिया, सॉरी सी का तो हमने बता दिया, बी का भी समझा दिया। अगर मान लो कि ए पे ड्रा करना है, जैसे मान लो इसको एक्सटेंड करके आप सोच रहे हो कि इसको हम मिला दें, तो मान लो कुछ स्मार्ट ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, सबसे यह मान लो हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो देखो जैसे यह एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर है, और इस एंगल मान लो इस एंगल को बनाने में कौन कौन से एंगल की रिक्वायरमेंट हो रही है, आप कहोगे साइड की, मतलब बी ए, ठीक है, और ए सी की। क्लियर है, तो क्या करना है इसमें, देखो कि यह एंगल इसको डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे कि ए बी अपान में ए सी, अब बराबर यह एंगल अब क्या कर रहा है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। याद करिए ट्रायंगल में भी एक बार, अरे ट्रिग्नोमेट्री में भी एक बार आपको आया था कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा और एक बार इंटरनल डिवाइड होता है, यानी हमें वाला फार्मूला याद है आपको 10। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे देखो एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है और एक बार इंटरनली डिवाइड हो रहा है। तो अब जब यह हमने एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो यह मान लो पॉइंट हमारा कितना है, यह मान लो आपका P है, तो आप कहोगे कि एक होगा BP अपान में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और CP, ठीक है। बस इस तरह से हमको लिखना आना चाहिए। इंटरनली होगा तो फिर हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटरनली डिवाइड करेगा तो जो अपोजिट साइड से इसको इंटरनली डिवाइड करता है, अपोजिट साइड्स क्या हो गए, BD अपान में DC। अब रिमेनिंग टू साइड्स कौन से हो गए, AB अपान में AC। तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं लिखने में। तो यहाँ पे भी देखो रिमेनिंग टू साइड्स है AB और AC लिख लिया आपने तुरंत, यह दिक्कत नहीं होगा। इसमें लिखना है ना, तो इंटरनली डिवाइड करने का मतलब पहले इतना लिखते थे, फिर यह हो गया इंटरनली। अब यहाँ एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब पहले BP लिखोगे बड़ा वाला, फिर यह छोटा वाला CP। क्लियर है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो यह समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई टफ बात नहीं है, कठिन चीज़ नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं कुछ कि सेंटर ऑफ एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले क्लास में थोड़ी बहुत कुछ की थी, उसी को अब डिटेल में समझते हैं कि सेंटर ऑफ एंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हमने कौन कौन से ट्रायंगल की बात किए थे, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड की बात किया था। क्लियर है, और अब आपको क्लियर होना चाहिए कि सभी क्या मतलब इन सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन सेंटर से,
इन सेंटर में हमने आपको बताया था कि इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है आपका पॉइंट जहाँ पे तीन मतलब एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं वो हमारा होता है इन सेंटर, राइट। ये हमारा इन सेंटर होता है। और हमने यह बताया था कि इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों भुजाओं की सेम होती है। क्यों? क्योंकि यह क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या बन जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा आर हो जाएगा, क्लियर है। ये रेडियस हो जाएगा, यह भी आर हो जाएगा, यह भी आर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे अगर हमारे सामने मान लो हमको दिया है कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो बताइए इसका इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा या बाहर होगा। इसी तरह ऑब्ट्यूज या राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबकी एक एक करके चर्चा करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो और चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, इन सेंटर ऑलवेज ट्रायंगल के अंदर होता है, ठीक है। वह कहीं किसी भी पोजीशन पे हो सकता है लेकिन हमेशा अंदर होगा, यह हमेशा याद रखना है। अब मान लो ये ABC हो गया, ये हमारा इन सेंटर I हो गया। अब दूसरी चीज़ जो सबसे मुख्य चीज़ है, जैसे हमने आपको आर्थर सेंटर में बताया था कि 90 था ना, कि वह इसका कितना हो गया था 190, हमने इसको एग्जैक्ट इसके बराबर हो गया था कि मतलब 180 माइनस A कर देते तो हमको यह मिल जाता था। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे भी आपको समझने वाली चीज़ है, ठीक है, कि इन सेंटर और इसमें क्या रिलेशन होता है। अगर मान लो ये ट्रायंगल हमारा ABC है और ये हमको I दे रखा है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, हमसे पूछा जाए कि BIC कितना होगा, एंगल BIC कितना होगा, यह होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, क्लियर है। इसी तरह से अगर हमसे मान लो यह पूछा जाए तो AIC होगा 90 डिग्री प्लस इसके सामने, इस लाइन के सामने वाला कौन सा वर्टेक्स होगा, B, एंगल B होगा, तो एंगल B/2। और इसी तरह से हमसे पूछा जाए अगर AIB तो 90 डिग्री प्लस एंगल C/2, क्लियर है। इसका प्रूफ देख लो, बहुत ही आसान है। यह कैसे आता है, बहुत से लोग को पता लग गया होगा अब तक कि यह कैसे आ रहा है। देखिए यह एंगल मान लो, यह एंगल पूरा थीटा है, ठीक है, और यह एंगल पूरा क्या है, थीटा है। यह एंगल मान लो पूरा हमने मान लिया थीटा है, यह एंगल मान लिया पूरा अल्फा है, या ABC भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह मान लो आपका गामा है, ठीक है। आप कहोगे थीटा प्लस अल्फा प्लस गामा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। अब चूंकि यह एंगल बाइसेक्टर है तो यह कितना हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, α/2 हो जाएगा। तो यह कितना होगा, यह हो जाएगा आपका 180 माइनस में 180 माइनस अल्फा θ/2 प्लस α/2, तो ब्रैकेट में क्लोज कर लो, थीटा प्लस α/2 हो जाएगा। यह क्या होगा, यह एंगल हो जाएगा BIC, क्लियर है। जरा नीचे आते हैं। अब देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका थीटा प्लस α/2 प्लस गामा/2 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री को इधर भेज दो, या हमेशा करें इसका मान हमको निकालना, तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस गामा/2। इस वैल्यू को ज़रा इसमें पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस में 90 प्लस गामा/2, यानी 90 प्लस में गामा की वैल्यू कितना, एंगल A/2, यही आ गया कितना, एंगल BIC, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आप सभी को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आप तीनों एंगल को निकाल सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ें। अब देखो इसी में जैसे हमने यह इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, अगर हमको कभी कभी दे दिया जाता है कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जैसे मान लो यही आपका ट्रायंगल दिया है, ठीक है। इन सेंटर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना इन कि हमारा A है या B है या C है। ज़रा इसको एक्सटेंड कर दो, इस तरह से इसको भी एक्सटेंड कर दो। अब इनके जो बाइसेक्टर है ना, इस एंगल के और इस एंगल के बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं, कि मान लो इस तरह से इन दोनों के बाइसेक्टर जो है इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो अब यह एंगल कितना होगा, BIC कितना होगा। अगर अब आपसे पूछा जाए कि BIC कितना होगा, तो आप बोलोगे 90 माइनस कितना होगा, 90 माइनस एंगल A/2, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो इसको एक्सटेंड करके B वाला निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, यानी अगर इसको चाहो तो आप यहाँ पे
एक्सटेंड कर लो और यह वाला हो गया, और इसको यहाँ से एक्सटेंड करके यह इसके एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हो। यह कितना होगा, ये 90 माइनस में c/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हटा देते केवल एक। और अगर आप इसको इसका भी प्रूफ देखना चाहते हो तो देख सकते हैं कैसे होगा। तो बहुत आसान है, कोई सी कठिन बात नहीं है। कि देखो अगर यह एंगल B होगा और यह एंगल C होगा तो यह पूरा एंगल कितना होगा, यह हो जाएगा 180 माइनस बी। यह पूरा कितना होगा 180 माइनस सी। और चूंकि यह क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो वह कितना होगा 180 माइनस b/2। तो यानी इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस में b/2। इसी तरह इसको लिख सकते हो 90 माइनस में c/2। और यह एंगल कितना होगा, यह एंगल होगा 180 माइनस में यह कितना होगा 90 90 180 माइनस b प्लस c/2। ठीक है, 180 से 180 कट जाएगा, ये कितना आएगा माइनस b प्लस c/2। और यहाँ से निकाल लो जरा, b प्लस c का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस a/2 बराबर अभी हमने कितना निकाला था 180 माइनस में एंगल b प्लस एंगल c/2। ठीक है, यही आया था हमारा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, सॉरी यहाँ पे 90 आया था, देख लो ऊपर कितना आया था 90 माइनस गामा/2 ना, यानी एंगल a/2 आया था। तो यह यहाँ से यह कट जाएगा, तो यह यहाँ से हमको मिलेगा माइनस b/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा देखो एंगल b प्लस एंगल c/2 आ जाएगा। और यहाँ से निकाल लो जरा, एंगल b प्लस एंगल c/2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, इसको इधर लेते आएंगे, इसको इधर लेते आएंगे, तो यह हो जाएगा 90 माइनस a/2। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल a/2। ठीक है, आसान है, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने शुरुआत में ही प्रूफ बता दे रहा हूँ, जबकि जनरली अब क्या होता है बुक वगैरह में या टीचर इस तरह से बता के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी हम क्या है आगे इस पर क्वेश्चन करने वाले, तो इस सारी चीज़ें फिर रिपीटेटिव हो जाएंगी, क्योंकि बार बार आएंगे तो वहाँ पे प्रूफ तो वहाँ पे हो ही जाएगा। लेकिन ठीक है, अभी आपके अंडरस्टैंडिंग है तो एक बार आप समझते चलो तो बेहतर होगा। तो इसको बोला जाता है कि एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, जब एक्सटर्नल एंगल अगर हम मीट करता है इन सेंटर, इनके बाइसेक्टर को काट मिलाया जाए, तो ये जो एंगल BIC होगा यह कितना होगा, यह 90 माइनस a/2 होगा। और इंटरनली होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो याद करना भी आसान है, कोई कठिन नहीं है। और ये आप समझ भी सकते हो कि अगर यह अगर अंदर होगा, इंटरनल होगा तो प्लस होगा, और एक्सटर्नल होगा तो माइनस होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें हमने मेंसुरेशन में पहले से डिस्कस कर रखा है, तो उसको हम यहाँ पे दोबारा नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। बस एक हम आपको याद दिला देते हैं सारी चीज़ों का, कि जैसे हमने देखो बताया था आपको कि अगर कोई रेडियस हमको पता चल जाए तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, या हम बोले थे कि आपको इन रेडियस और एरिया में क्या संबंध था, इन रेडियस बराबर होता था एरिया बाई सेमी पेरीमीटर। इसका प्रूफ हमने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं। एक मैंने और आपको चीज़ बताया था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको गिवन है और इसके इन रेडियस के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए, तो मान लो यह A, यह B, यह C है, तो इन रेडियस हमने बताया था कि दोनों साइड को जोड़ दो AB प्लस BC, और इसमें से हाइपोटेनियस को सब्ट्रैक्ट कर दो AC, और इसका आधा कर दो, तो यह क्या होता है, इन रेडियस होता है। इसका प्रूफ मैं आपको कहिए तो प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन इसमें भी क्या है, एक सर्कल का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट जो होते हैं ना, किसी पॉइंट से अगर हम ड्रा करें टेंजेंट तो वह इक्वल होता है। जैसे अगर ये सर्कल है, इस पॉइंट से इस पे हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं इस प्रकार से, तो जो इस पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहा है ना, यानी यह और यह दूरी समान होती है। तो इसीलिए मान लो इनको कुछ नाम देते हैं, यह हमारा x हो गया, यह y हो गया, यह z हो गया। तो आप कहोगे यह ax ay बराबर होगा, इसी तरह bx bz बराबर होगा, cz cy बराबर होगा। ठीक है, बस इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज करते हैं। चूँकि यह क्या है, इन रेडियस है, तो यह हमारा r हो गया, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी r होगा, और यह भी क्या होगा, r होगा। तो आप कह सकते हो bz भी r होगा और bx भी क्या होगा, r होगा। क्लियर है, तो देखो, तो ज़रा इसके फॉर्म में लिखने का प्रयास करो कि AB प्लस BC माइनस में AC क्या होगा, देखो लिखो, यह हो जाएगा, अगर आप AB लिखेंगे तो AX प्लस BX हो जाएगा, AX प्लस BX हो जाएगा, प्लस BC लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, BZ प्लस ZC प्लस या माइनस, और यहाँ पे हमको लिखना है AC लिख सकते हैं, तो AY प्लस में YC। अब मुझे बताइए, जो AX है, ठीक है, AX की जगह पे हम AY लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि AX बराबर में क्या होगा, AY होगा। इसी तरह से
जेड सी बराबर में क्या होगा, सी वाई होगा, और यहाँ पे देखो बी एक्स बराबर में बी जेड होगा, और यह किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देखो क्या होगा, आप कहोगे कि ए एक्स बराबर में हम लिख सकते हैं कितना, ए एक्स बराबर में लिख लेंगे ए वाई प्लस बी एक्स बराबर में आर लिख सकते हैं, बी जेड प्लस आर हो जाएगा, और जेड सी बराबर लिख सकते हैं सी वाई माइनस में ए वाई माइनस में वाई सी, ये देखो कट जाएगा, सी वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना गया 2r, तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसके बटा में 2। ठीक है, यही चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। तो ये एक सर्कल का प्रॉपर्टी होता है, इसलिए वहाँ पे हमने देखो मेंसुरेशन में इसको प्रूव करना नहीं सिखाया। मेंसुरेशन में हम कहीं भी, क्योंकि मेंसुरेशन का वहाँ पे ज्योमेट्री का कोई यूज ही नहीं कर सकते, कि हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सिलेबस में ज्योमेट्री नहीं होगा, तो ये कैसे समझेंगे, तो वहाँ पे बस मैंने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, और ये फार्मूला तो मैंने प्रूव करके बता दिया था कि पेरीमीटर होता 1/r होता, तो देखो इस प्रकार से बनता था। तो ये r होगा, तो एक बार ये इसको लेंगे, फिर एक बार यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते, तीन इस तरह से सर्कल बनता है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको प्रूव करके बता दिया था। आगे बढ़े, एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस पर एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें एक बार एसएससी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एग्जाम में हमसे पूछा जाए, वहाँ पे हम बैठ कर इसको प्रूव कर सकते हैं बड़े आसानी से। क्यों ना इसको हम याद कर लें। जैसे अगर हमको ट्रायंगल दिया ए बी सी, ठीक है, और यह क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं वह क्या होता है, हमारा इन सेंटर हो गया। तो इन सेंटर जो एक एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है। इसको अगर याद कर सको तो बहुत अच्छी बात होगी। मान लो यह L1 हो गया, इस AC का लेंथ L2 है, इस AB का लेंथ L3 है। ठीक है, यह मान लो इसको बाइसेक्ट कर रहा है X Y Z पर। तो ध्यान देना कि जो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि AI और IX में क्या रेशियो होगा, तो यह देखो AI और IX की बात करें ना, तो किस पे बाइसेक्टर ड्रा होगा, ये L1 पे। इसको छोड़ के L3 प्लस L2 रेशियो में क्या हो जाएगा, L1। ये क्या होगा, L3 या L2 प्लस L3 रेशियो में L1 होगा। इसी तरह से अगर हमको CI और IZ में पूछा जाए, तो इस वाले को अब छोड़ देंगे, इसके जो C के सामने वाला साइड उसको छोड़ देंगे। अब L2 और L1 ले लेंगे। कौन कौन सा लेंगे, L2 और L1। तो L1 प्लस L2 और जो बचा हुआ है L3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। और देखेंगे BI और IY के बारे में बात करें, तो अब इसके B के सामने वाला AC को छोड़ देंगे। अब इसको ले लेंगे L2, L1 प्लस L3 को ले लेंगे, और इसके सामने वाली कौन सी भुजा होगी, L2 होगी। क्लियर है, और इसका प्रूफ हम आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखा देंगे, क्योंकि इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है वहाँ पे हम सॉल्व करें, तो फिर हम वहाँ पे बताएंगे इसको। ठीक है, या ऐसा करते देख लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि उस समय भूल जाए। तो देखो अगर ये हमको ट्रायंगल BAC दिया है ना, तो ट्रायंगल BAC में जरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का फार्मूला लगाओ, एंगल BABC में लगाओ। तो हमको पता क्या है कि इस साइड के जो रेशियो होंगे वही इनके बाकी रिमेनिंग दो साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो आप कहोगे कि BX अपान में XC बराबर होगा AB अपान में AC। ठीक है, जरा AB अपान में AC लिख दो, यह कितना होगा, L3 अपान में L2। ठीक है, और यह कितना हो गया, BX अपान में XC हो जाएगा। यहाँ पे लेके आते हैं। अब देखो दोनों तरफ ना ऐसा करो कि दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दो, दोनों साइड में। यहाँ पे भी 1 ऐड कर दो, यहाँ पे भी 1 ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, BX प्लस XC। तो BX प्लस XC यह किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, अपान में नीचे कितना हो जाएगा, XC, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, L3 प्लस L2 अपान में L2। क्लियर है भाई, इसको हमने ऐड कर दिया तो यह BX प्लस XC अपान में XC हो जाएगा, और यह L3 प्लस L2 अपान में L2 हो गया। और हमने बोला कि BX प्लस XC मिलकर कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर हम यहाँ से BC को लिखें तो BC कितना आ जाएगा, L1, और इसको सॉल्व कर लें, यानी अगर हम XC का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा L1 L2 अपान में L3 प्लस L2। कोई दिक्कत यहाँ तक, यह आ गया XC का मान। अब ऐसा करो ना, ट्रायंगल आप यह वाला ले लो, AX और C। ट्रायंगल AXC की बात करते हैं। ट्रायंगल AXC में जरा AXC में ट्रायंगल में लगाओ, देखो क्या होगा। इसमें कहोगे
कि देखो पहले ये जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है यानी ए आई अपान में आई एक्स और बाकी रिमेनिंग साइड ए सी अपान में ए एक्स हो जाएगा। तो क्या हुआ, ए आई अपान में आई एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी अपान में सी एक्स। क्लियर है? ठीक है। अब इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं ए आई की वैल्यू ए आई अपान में आई एक्स, यही हमको चाहिए। ए आई अपान में ए एक्स चाहिए, देखो यही है ना पहला, ए आई अपान में आई एक्स चाहिए बस। और ए सी की वैल्यू हमको पता है, ए सी की वैल्यू कितना है, देखो ए सी की वैल्यू है कितना, ए सी की वैल्यू है L2 और एक्स सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखा है, यह हो गया L2 और एक्स सी की वैल्यू है L1 इंटू L2 अपान में L3 प्लस L2, तो यह चला जाएगा ऊपर, तो L3 प्लस L2। देख रहे हो कुछ है नहीं इसमें, बस केवल ये हमारा यह मिल गया हमको ए आई रेशियो आई एक्स, ये हो गया कितना L3 प्लस L2 रेशियो में L1। प्रूफ हो गया। ठीक है। तो बस चीज़ों को अगर आप अच्छे समझोगे तो कोई चीज़ें कठिन नहीं है, ज्योमेट्री में भी। बस यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बात करते हैं आर्थो सेंटर की, सॉरी सर्कम सेंटर, इन सेंटर हो गया, तो सर्कम सेंटर की बात करते हैं कि सर्कम सेंटर में हमको क्या क्या चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक तो हमने समझ लिया था कि सर्कम सेंटर क्या होता है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मीट करने पे सर्कम सेंटर बनता है। ठीक है, सर्कम सेंटर, ये थोड़ा सा इसको सही कर दें, सर्कम सेंटर हो गया। सर्कम सेंटर के बारे में हमने बताया था आपको, ये क्या होते हैं कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है, वह हमारा होता है सर्कम सेंटर। तो मान लो ये इसके साइड को परपेंडिकुलरली और बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो सर्कम सेंटर का मतलब क्या हो गया, परिवृत्त, इसको यह हो जाता है हमारा परिवृत्त बनता है। और इस सर्कम सेंटर से जितने वर्टिक्स होते हैं सभी क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस में। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। क्लियर है? ये आर हो गया, यह भी आर हो गया, यह भी आर हो जाएगा, कोई डाउट? अब देखो अगर सर्कम सेंटर की बात करें तो देखो एक प्रॉपर्टी होता है सर्कल में कि सर्कल के किसी कार्ड द्वारा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेंटर पे जो एंगल बनाया जा रहा है ना, ठीक है, सेंटर पे जो एंगल बनता है, मान लो अगर ये 2 थीटा है, तो इसके द्वारा इसके कहीं किसी भी पॉइंट पर सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी कोई एंगल बनाया जाएगा तो वह कितना होगा, थीटा होगा। अभी इसको बाद में समझिएगा कि रिफ्लेक्स एंगल जब बनेगा तो वह कितना हो जाएगा, इसको हम सर्कल में पढ़ेंगे। अभी अगर हम लोग कार्ड के उसी सेगमेंट में, यानी जैसे अगर यह कार्ड के ऊपर सेंटर है तो इसके सेगमेंट में कहीं पे भी आप कोई एंगल ड्रा करोगे तो वह क्या हो जाएगा, इस सेंटर का हाफ हो जाता है। यानी सेंटर पे अगर 2 थीटा बन रहा है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा थीटा। तो बस उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो मान लो अगर यह ए है, यह बी है, यह सी है, ठीक है, और यह मान लो सर्कम सेंटर आपका सी है, तो आप बोलोगे कि एंगल बी सी, क्या इसको हम ऐसा करते हैं, या डी मान लेते हैं सर्कम सेंटर, तो इसको बी सी डी बराबर होगा, यह हो जाएगा बी सी डी जो होगा 2 टाइम्स ये जो एंगल बी सी डी होगा, यह 2 टाइम्स किसका होगा, एंगल ए का। और अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए इसका कितना होगा, आधा होगा। इसी तरह से आप ए सी डी बोल सकते हो, एंगल ए सी डी कितना होगा, 2 टाइम्स एंगल बी। और इसी तरह से आप बोल सकते हो एंगल ए सी बी की बात करो तो ये 2 टाइम्स होगा एंगल डी के। ठीक है, और ये समझ में आ गया आपको कि ऐसा क्यों होता है। अब दूसरी चीज़ कि देखो, जो हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक रिलेशन होता है, वह क्या होता है, देखो यह होता था कि ए बी सी, अगर मान लो इसकी साइड्स ए बी सी हैं, या L1 L2 L3 जो भी मान लो, तो L1 L2 L3 मान लो, हमने यहाँ पे मान लिया, अपान में कितना होता था, ये होगा 4 टाइम्स, यह होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे ए बी डी है तो ए बी डी हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, देखो इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद समझ रहे हो। देखो यह आर हो गया, यह आर हो गया, तो मान लो यह L1 है, यह L2 है, यह L3 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 3 इसमें क्या हो जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये आर आर, एक L1, आर आर L2, आर आर L3। तो इसका क्या एरिया होता है, जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं उसका b/4 अंडर रूट में
4a² माइनस में b²। तो b क्या है, नॉन पैरेलल साइड है, तो एक बार L1 लोगे और a क्या है, a सभी में r की वैल्यू है, जो पैरेलल साइड है और इक्वल साइड्स हैं, r हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्लियर है, r के और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यह तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े तो अगर नोट कर सकते हो इसको, मान लो पहली चीज़ हमने, ये दूसरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें और हम इस आपसे पूछेंगे बताओ इसका सरकम सेंटर कहाँ होगा। ठीक है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसका सरकम सेंटर देखो, अगर इस तरह से इसको बाइसेक्ट करते हुए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसी तरह यह इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यह एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे भी मान लो इसको यह एंगल बाइसेक्ट करेगा इस प्रकार से, तो जो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, यानी जिसका एंगल थीटा जो है, थीटा क्या है, वह 90 डिग्री से बड़ा है। थीटा क्या है, थीटा हमारा 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो जो सरकम सेंटर होगा हमारा ना, वह ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। यानी इसको सेंटर मान के अगर आप एक ट्रायंगल ड्रा करो तो कुछ इस प्रकार से आपका ट्रायंगल बनेगा, इस प्रकार से। तो रेडियस तो अभी भी वही रहेगा, रेडियस जिससे यह पॉइंट क्या होगा, आपका रेडियस होगा r, यह भी आपका रेडियस होगा r, और यह भी पॉइंट क्या होगा, रेडियस r होगा। लेकिन सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल में सेंटर बाहर लाई करता है। तो इसको नोट कर सकते हो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड। ठीक है, और बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, अब देखो यहीं से आपको एक फार्मूला पता होगा जब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चन कर रहे थे तो इसीलिए मैं कई क्वेश्चन हमने वहाँ पे स्किप किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे ज्योमेट्री की हमको पहले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखो जब राइट एंगल ट्रायंगल में ना मिड पॉइंट को आप मीट करते हो ना, सॉरी एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना, जैसे मान लो इसको यहाँ पे हो गया, ये बाइसेक्ट कर रहा है, इस तरह यह वाला ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, और यह मान लो इसको, अभी इस साइड को मान लो यही पे मीट कर रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से। तो इसमें जो होता है ना, जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। तो इसीलिए अगर यह ट्रायंगल ABC है तो यहाँ पे हमेशा बोला जाएगा कि जो AC होगा, AC इसको D मान लो, जो AD होगा या AC बराबर में CD बराबर में क्या होगा, यह R होगा, और यह इसके भी बराबर होगा, किसके, BC के बराबर होगा। यानी चूंकि यह हमारा सरकम सेंटर हो गया, यह हमारा अगर सरकम सेंटर हो गया इस प्रकार से, तो यह क्या हो गया, यह रेडियस हो गया, यह भी रेडियस हो गया, और यह भी रेडियस हो गया, सभी बराबर हो गए। तो AC क्या हो जाता है हमारा, AC या CD जो बोला जाए, या इसको बोल सकते हो कि AD/2, यानी इस हाइपोटेनियस का आधा AC के बराबर होता है, या CR के बराबर होता है, या CB के बराबर होता है। अब वे सभी किसके बराबर होते हैं, वह सभी सरकम रेडियस के बराबर होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद करिए। आपने देख लिया कि इसका कितना हमको यूज होता था। तो ये क्या होता है, यह मिड पॉइंट आप होता है, यह मिड पॉइंट होता है, राइट, यह मिड पॉइंट होता है, और यही मिड पॉइंट क्या होगा, आपका सरकम सेंटर होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यह अगर मिड पॉइंट हो गया, मान लो यह मिड पॉइंट हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, BC आपका एक तरह से क्या हो जाएगा, मीडियन का काम कर रहा है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि BC हमारा क्या हो गया, BC क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो आप समझ रहे हो कि मीडियन क्या करते हैं, साइड को इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे BC मीडियन का भी काम कर रहा है, और यह एंगल B पे क्या है, 90 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेंट्रॉइड की। तो आर्थो सेंटर में केवल इतना ही जानना है कि ऑब्ट्यूज एंगल में, ठीक है, हमारा आर्थो सरकम सेंटर बाहर होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, और यह एंगल हमने बता दिया, और रेडियस के बारे में, सरकम रेडियस और ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको पहले से जानकारी है। अब हम बात करते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है कि जहाँ पे मीडियन मीट करते हैं वह हमारा पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 वाला पार्ट कौन होता है, जो वर्टेक्स से लेके मीडियन तक का होता है। इतनी सारी बातें, और एक चीज़ बात जान लीजिए कि जो सेंट्रॉइड होता है ना,
वह हमारा होता है सेंटर ऑफ मास। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि किसी भी पॉइंट, किसी भी ठीक है पदार्थ का जो सेंटर ऑफ मास होता है, या जो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मैटर का जो सेंटर ऑफ मास होगा, या तो उसको हमने निकाल देते हैं कि जी बराबर, तो जो सेंट्रॉइड होता है ना वो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। यानी इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे वेट इस तरह से टिका होता है। यानी अगर आप इसको इस पॉइंट पे, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप कुछ किसी वस्तु से टिका दो तो यह बिल्कुल बैलेंस होके इस तरह से टिका रहेगा हवा में। समझ रहे हो कि यानी बेसिकली इसका जो पूरा बैलेंस है सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी, वह यही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रॉइड के बारे में कुछ समझते हैं। तो मान लो सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। यह हो गया हमारा ए, बी और सी। तो सबसे पहली चीज़ हमने बोला कि यहाँ पे ए जी और मान लो ये हमारा ए एक्स, बी वाई, सी जेड है। तो ये 2:1, 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यह बात तो हमने सीख लिया। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ सीखने की है, ये मैंने आपको समझाया था कि एक मीडियन क्या करता है, किसी सेंटर को, किसी ट्रायंगल की एरिया को डिवाइड कर देता है। यह बात मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर यह मान लो ए एक्स है और यह बी सी है, तो मान लो इस ट्रायंगल का पूरे एरिया 2 है, तो इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया 1 होगा, एक एक मिलके 2 हो जाएंगे। इसी तरह जब हमने इसको मीट कर दिया तो यह भी 1 हो जाएगा, यह भी 1 हो जाएगा, पूरे एरिया का 2 हो जाएगा। और इस तरह जब तीसरे को मिला दिया तो बेसिकली यह क्या होता है ना, अब यह 6 ट्रायंगल बन जाता है। अब ध्यान समझो, एक ट्रायंगल यह हो जाएगा आपका, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल आपका देखो यह हो गया, 2 हो गए, तीसरा ट्रायंगल देखो आपका यह हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ आपका यह हो जाएगा, ठीक है, और देखो 6, फिफ्थ यह हो गया आपका, और ये छठवां यह हो गया आपका। तो यह क्या किया, यह छः ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देता है। तो इसीलिए अगर मान लो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 6 है ना, तो यह क्या करेगा, एक एक, ठीक है, एक सेकंड, यह 1 हो जाएगा, यह 1 हो गया, यह 1 और ये 1 1। यानी क्या होता है कि एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू हो जाता है 1/6। किसी भी एक ट्रायंगल की बात कर लो, अगर मान लो इसको जी लेते हो तो यह हो जाएगा, किसी भी एक ट्रायंगल की बात कर लो, चाहे आप बी जी एक्स की बात कर लो ट्रायंगल, या ट्रायंगल एक्स जी सी की बात कर लो, या ट्रायंगल सी जी, और हमने इसको क्या माना, वाई माना, इसको जेड माना है, सी जी वाई की बात कर लो, या ट्रायंगल वाई जी ए की बात कर लो, या ट्रायंगल ए जी जेड की बात करो, या ट्रायंगल जी जेड जी बी की बात कर लो। ठीक है, सभी ट्रायंगल आपस में बराबर होंगे और यह ट्रायंगल क्या होगा, 1/6 होगा। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। अब ये हमको बार बार क्या है, प्रूफ नहीं करना होगा। बस ये अगर हमको एक बार पता है तो ये हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि अगर एक मीडियन दिया है तो यह 6 ट्रायंगल में, अगर तीनों ट्रायंगल मीडियन मिला दिया, 6 ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है, सभी ट्रायंगल के एरिया इक्वल होते हैं, और पूरे ट्रायंगल के 1/6 का एक ट्रायंगल का एरिया होता है इंडिविजुअल, अगर ईच एक की बात करें। ठीक है, अब देखो इसी में एक और होता है कि अगर मान लो हम इसको मीट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया सेंट्रॉइड और ये हो गया जी, और यह हो गया हमारा यह जी है, इसको मीट कर देते हैं, तो जो अब एक ट्रायंगल बनता है ना इस प्रकार से, ठीक है, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है हमारा कितना, क्या, जेड वाई जी, यह इस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/12 ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ट्रायंगल एक सेकंड, कि ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा ना वो 1/12 होगा ट्रायंगल सी जेड वाई के। ठीक है, अगर इसके 12 होगा तो इन सभी ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके दोगुने हो जाएंगे। आप रिलेशन निकाल सकते हो, ये तो बिल्कुल मैथमेटिकल है कि अब अगर हमको सी जेड वाई और मान लो इसमें सी जेड वाई और बी सी जेड में किया जाए तो यह 2 होगा, तो यह 1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। अब इनके हम प्रूफ अगर करना चाहें तो प्रूफ देख सकते हैं। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, कोई बहुत ही आसान है। ठीक है, पहला तो हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि मीडियंस हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। जो दूसरा है कि ये 12 कैसे आता है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखो ध्यान से समझना कि मान लो आपका एक ट्रायंगल इस प्रकार से है ABC, ठीक है, और ये इसके मीडियंस हैं। ठीक है, ये मीडियंस हो गया मान लो, तो मीडियंस हो गया तो ये इसको मिड पॉइंट पे ड्रा, ये मिड पॉइंट्स हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट हो गया। तो जब पता है कि अगर हम दो मिड पॉइंट को, दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मीट करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं, मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वह क्या होगा, वह तीसरी लाइन के पैरेलल्स होगी। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होंगी। तो इसको मान लो A, इसको B मान लो, इसको C मान लो, या इसको आप C मान लो। ठीक है, ये हमारा G हो गया, ये हमारा X हो गया, ये Y हो गया। ये हमने क्या माना था, इसको Z माना था, इसको Y माना था। ठीक है, क्लियर है। तो चूंकि अब देखो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम होता बोलता है कि अगर मिड पॉइंट को हम मीट करेंगे, ठीक है, दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मीट करेंगे तो तीसरी जो रिमेनिंग साइड है उसके इक्वल हो जाता है और उसके हाफ भी होता है। तो अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा। ये आप जानते हैं भाई। ये आप ऐसे निकाल सकते हो ना कि AZ अपान में AB, AY अपान में AC, मिड पॉइंट थ्योरम से तो यह 1 हो गया, यह 1/2 हो जाएगा। देखो भाई AZ अपान में AB बराबर में क्या लिख सकते हैं, XZY अपान में BC। तो यह AZ कितना, अगर मान लो इसको 1 मान लिया, 1 मान लिया, मैं डिवाइड कर रहा था 1/2 हो जाएगा, तो ZY अपान में BC हो जाएगा। क्लियर है। तो यह इसके आधा होता है। शायद मैंने यह पॉइंट मिस कर दिया है, तो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि जहाँ पे मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताया वहाँ पे बता दे रहा हूँ, कि हो सकता है उस समय मिस हो गया होगा। देख लें पहले हमने आपको बताया था कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया है इस चीज़ को। हालांकि आप ये निकाल सकते हो, छोटी सी चीज़ है। ठीक है, छोड़ दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो कि जो BC होगा ना, जो DE होगा वह क्या होगा, हाफ होगा BC के। और यह आपने समझ लिया कि ऐसा कैसे होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हम प्रूव कर रहे थे यह। और देखो एक छोटी सी चीज़ और, यह भी हमने आपको डिस्कस कर दिया पहले कि अगर मीडियंस हैं हमारे, तो मीडियंस मान लो इस तरह से सेंट्रॉइड पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो यह सेंट्रॉइड पे मीट करेगा। तो हमने बताया था कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनेगा। एक यह, ठीक है, दूसरा आपका यह बन रहा है, ठीक है, और तीसरा आपका यह बनेगा। तो यह क्या होंगे, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के 1/3 होंगे। तो यानी अगर हम इसको A बोले, इसको B बोले, इसको C बोले, तो आपका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। किसके, ट्रायंगल BGC या ट्रायंगल CGA या ट्रायंगल AGB के। ठीक है, ये मेंसुरेशन भी मैंने आपको डिस्कस कर रखा था और यहाँ से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अगर यह 1 होगा, यह 1 होगा, तो यह भी 1 होगा। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 3 होगा। तो बस इन्हीं दो तीन छोटी छोटी चीज़ों का हमको यहाँ पे यूज करना है। तो बताइए, अगर यह लाइन पैरेलल हो गई तो आप कहोगे जो यह एंगल होगा वही एंगल यह होगा, अल्टरनेटिव एंगल होंगे। ठीक है, तो यानी आप कहोगे कि एंगल GBC बराबर में कितना हो गया, GYZ। ठीक है, यह बराबर होंगे। उसी तरह से आप इस ट्रायंगल की बात कर लो कि GCY, यानी यह जो एंगल होगा वही यह भी एंगल होगा। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी आप कह सकते हो कि ट्रायंगल BGX प्रोपोर्शनल सिमिलर है टू ट्रायंगल YG और Z के। ठीक है, तो बस अब इसको अप्लाई कर लो। अगर यह 2 होगा तो यह कितना होगा, 1/2 होगा। तो अब हमको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है उनके स्क्वायर एरिया के, अगर उनके दो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल YYGZ अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल BGX बराबर में कितना हो जाएगा, 1। या इसके साइड कितना 1 है, इसके साइड कितना 2 है भाई, साइड 1 और 2 है।
कि स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1/4। तो अगर हम नीचे इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो चूंकि हमको एरिया ऑफ निकालना किसका, वाई जी जेड का, ये कितना हो जाएगा 1/4 गुणे एरिया ऑफ बी जी एक्स। तो बताओ बी जी एक्स क्या होगा, 1/3 होगा किसके, ये 1/3 होगा ट्रायंगल ए बी सी के। तो ये कितना हो जाएगा 1/12, 1/12 ए बी सी। ठीक है, आसान है। तो इति सिद्धम, ठीक है, इंटर की बुक में इस तरह से होता था ना कि इति सिद्धम। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। आसान था बिल्कुल। और अगर आप चाहो ना तो इसी प्रकार से इसको भी प्रूव कर सकते हो कि जो यह मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि वर्टेक्स हमारा जो सेंट्रॉइड हमारा होता है वह इसको क्यों 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमको पता है यह 2 होगा, यह 1 होगा, तो यह पता चलेगा कि यह क्या होगा, यह ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और देखो मैंने आपको बताया था इसको प्रूव कर, देखो अभी वही है कि प्रूव करना पड़ा कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, अगर इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है और यह लाइन अगर एक दूसरे से को मीट कर रही है, तो यह ऑलवेज, हमने आपको वहाँ बताया था कि यह ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये सिमिलर होंगे तो इस इनके साइड के रेशियो कितना हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा तो यह 2 हो जाएगा, यह 1 होगा तो यह 2 हो जाएगा। देखो इस प्रकार से अब बिल्कुल आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अभी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि हम डायरेक्ट लिखेंगे चीज़ों को। अब इस तरह से हम नहीं करेंगे कि पहले हम एक एक निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं, तो फिर तो यह तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो जाएगी। तो हमारा समझ चला जाएगा कि पहले हम प्रूव करें, तो कुछ चीज़ें हमको इतनी अंडरस्टूड हो जाए कि हम डायरेक्ट लिखना सीख जाएँ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और काम का फार्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2-3 बार, इस पर एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो एग्जाम में इसको हम प्रूव करने से अच्छा है कि अगर हम पहले से इसको याद करके रखें तो बड़े काम की चीज़ है। देखो क्या है कि अगर मान लो हमको एक ट्रायंगल दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है, यह ट्रायंगल मान लो हमको दिया है। क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार से पूछा था कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और मीडियंस है, मान लो ये हमको दे रखा था कि वाई ए एक्स, और ये आपको दिया था बी जेड। तो इसके बीच में ना एक रिलेशन निकालना था, तो वह आएगा कि 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ मीडियंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन, यानी ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस सी जेड का होल स्क्वायर, यह बराबर होता है 3 टाइम्स इनके साइड के स्क्वायर का सम होता है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इनको कंठस्थ कर लीजिए, ये पूछा था आपसे एग्जाम में। क्लियर है, यही आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उसके मीडियन दे रखे थे और उनके साइड में पूछा गया था क्या रिलेशन होता है। तो इसको याद कर लीजिए, कई जगहों पे इसका यूज होता है कि जो इनके मीडियन का स्क्वायर का 4 टाइम इनके साइड के स्क्वायर के 3 टाइम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये इसको आप खुद स्वयं से प्रूफ करिएगा या बुक वगैरह जो आप रखें वहाँ से देख लीजिएगा। ये प्रूफ होता है हमारा एपोलोनियस थ्योरम से। किससे हम प्रूव करते हैं, एपोलोनियस थ्योरम से। एपोलोनियस थ्योरम हमने आपको डिस्कस किया था कि उससे क्या होता था कि हमको पता चल जाता है कि मीडियन के बारे में, कि दो नॉन साइड से जैसे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स। हमने यही बताया था ना कि देखो एपोलोनियस थ्योरम हमने आपको बताया था, एपोलोनियस, ठीक है, एपोलोनियस थ्योरम बताया था। क्या था यह बेसिकली आपका, जब अगर हमको साइड गिवन हो ना, साइड पता होता है ना, तो उस केस में जब अगर हमको मीडियन निकालना होता तो हम निकाल देते हैं। तो हमने बताया था कि जैसे अगर यहाँ से मीडियन ड्रा कर रहे हो तो जो बाकी रिमेनिंग 2 साइड से, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स मीडियन हो जाएगा हमारा ए एक्स का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से कोई एक साइड ले लो, चूँकि मीडियन है तो दोनों बराबर होंगे, तो ले लो आप बी एक्स का होल स्क्वायर, बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कभी कभी ना इसी एपोलोनियस थ्योरम को कुछ इस फॉर्म में लिखा रहता है कि देखो जैसे अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं इस साइड को L1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको L1 मान लेते हैं, ये हमारा L3 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं L2। क्लियर है, तो देखो इस फॉर्म में लिखा रहता है कि एपोलोनियस थ्योरम, जैसे मान लो मीडियन एम ए, मीडियन एम एक्स, जो हमने बोला कि ये मीडियन हमारा क्या है, इसकी बात कर लेते हैं, मीडियन ए एक्स की बात कर रहे हैं हम। तो इसको अगर आप लिखना होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2। अब जिस पे ड्रा कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी 2 टाइम्स ले लेंगे, L2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स L3 का होल स्क्वायर माइनस L1 का होल स्क्वायर। और इससे डरना नहीं है, ये इसी चीज़ को और सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है।
ठीक है, केवल ए एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखो इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। जरा इसको ब्रेक करो, इस अंदर वाले पार्ट को ब्रेक करो, तो यह हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स में 2 टाइम्स ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एक्स का होल स्क्वायर। तो बताओ अगर बी एक्स और एक्स सी क्या है, इक्वल है, तो इसको अगर हम बी सी के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हमको क्या करना होगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 बनाएंगे ना। अगर ये हमारा मान लो ये हमारा ए होगा, यह ए होगा, तो मिलके कितना हो जाएगा 2a, और 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा कर देंगे तो यह 4 हो जाएगा, अब यह 4 हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स बी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2 टाइम्स बी एक्स क्या होगा, 2 टाइम्स बी एक्स बराबर हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बस यही हो गया, 2 टाइम्स एल ए बी कितना हमारा, ए बी L3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए सी कितना है, ए सी है आपका L2 का होल स्क्वायर बराबर में 4 टाइम्स ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस L1 का होल स्क्वायर। इधर लेते जाओगे तो यह कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और दोनों तरफ अंडर रूट लगा दोगे तो यह रूट में आ जाएगा इधर, और यह यहाँ पे रूट लगाओगे तो 2x ए एक्स हो जाएगा, यानी मीडियन हो जाएगा, यहाँ पे जाके 1/2 बन जाएगा। क्लियर है? तो यह बस उसी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इसको हम जहाँ हमने आपको एपोलोनियस थ्योरम बताया था वहाँ पे मैं इसको फिर से दोबारा लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं आप इस फॉर्म में देखते हो तो आपको दिक्कत ना हो। तो हमने बड़ा बताया था आपको एपोलोनियस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, देखो यहाँ पे बताया था एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से लिखना हो ना कि जैसे मान लो इसको ड्रा कर लो यहाँ पे, और यह डी है तो इसको मान लो ई, और यह सी है तो इसको बना लो एफ। ठीक है, इसको आप मान लो L1, L2, L3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए एक्स बताओ कितना होगा, या सॉरी ए डी बताओ कितना होगा, तो ये डायरेक्ट लिखोगे 1/2 रूट में 2 टाइम्स जो बचे हुए हैं पार्ट है, 2 टाइम्स L2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स L3 का होल स्क्वायर माइनस L1 का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर आपसे किसी का भी पूछा जाए, इसी तरह अगर आपको बी ई पूछा जाए तो बी में क्या होगा, 1/2 अंडर रूट में बी है तो इस वाले पार्ट को L2 को छोड़ दोगे तो 2 टाइम L3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम L1 का होल स्क्वायर माइनस में L2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है, अगर याद हो सका तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका यूज होता है और इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है, इसको प्रूव करना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे थे, सॉरी इसको प्रूव करना मुश्किल होता है। जो अगर हम बात कर रहे हैं, यह जो हमारा फार्मूला था, हम बात कर रहे थे कि मीडियन के स्क्वायर का 4 टाइम्स और इसके साइड के स्क्वायर का 4 टाइम्स हो जाता है। इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हम लगाते हैं, आइडेंटिटी। तो बेसिकली इसको आप इतना ही याद कर लो, प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, कैसे हम निकालते हैं बस इतना, एपोलोनियस थ्योरम को डायरेक्ट याद रखो। एपोलोनियस थ्योरम कैसे आता है, इसको आपको याद करने से कोई बहुत विशेष फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस पर आपको कभी उस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा एपोलोनियस थ्योरम बनेगा, तो उसको याद कर लो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा आखिरी है उसके बारे में चर्चा करते हैं, आर्थो सेंटर के बारे में, कुछ प्रॉपर्टी उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अगला है आपका आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर कैसे बनता है, एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट करते हैं वो होता है हमारा आर्थो सेंटर। ठीक है, जहाँ पे एल्टीट्यूड मिलते हैं उसको बोला जाता है आर्थो सेंटर। तो जैसे ये हमारा एल्टीट्यूड यहाँ से हमने ड्रा किया, ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड और ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको बोला जाता है आर्थो सेंटर। तो आर्थो सेंटर में हमने आपको एक चीज़ पहले ही बताया था, इसको मान लो डी हो गया, या ये हमारा ई है, यह डी है, डी ई एफ। तो हमने आपको बताया था कि एंगल जो बी ओ सी होगा वह कितना होगा, वह होगा 180 माइनस में एंगल ए के बराबर होगा। इसी तरह अगर हमको निकालना बी ओ ए निकालना हो तो वह एंगल क्या होगा, 180 माइनस सी हो जाएगा। इसी तरह ए ओ सी निकालना तो वह एंगल बी के बराबर होगा। यह क्लियर है? अब एक छोटी सी और जानकारी इसमें जान लो कि यह जो एंगल होता है ना और यह एंगल होते हैं, यह दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। यह आप यहीं से प्रूव कर सकते हो। देखो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल में बी ए सी लिख लो या एंगल ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या हो गया, यह दोनों सप्लीमेंट्री हो गए हैं। तो इसी तरह से अगर आपकी बात की जाए यह वाला एंगल, तो यह एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। क्लियर है? यह क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब आगे काम की बात देखते हैं जो इसमें
कि देखो अगर इसमें जैसे हमने पहला पढ़ा था कि इन सेंटर तो हमेशा अंदर ही होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि ज़रा इसकी बात करते हैं आर्थो सेंटर में। तो मान लो एक ट्रायंगल जो आपका ऑब्ट्यूज है और एक ट्रायंगल जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ज़रा इसके बारे में देखते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो आर्थो सेंटर आपका हमेशा अंदर होगा, लेकिन देखो ऑब्ट्यूज होगा ना, तो यह आपने इसको एल्टीट्यूड यहाँ पे इस तरह से ड्रा किया, ठीक है। इस वर्टेक्स से आपने इसको इस वर्टेक्स से आपने एल्टीट्यूड इस प्रकार से ड्रा किया, और इससे भी आपने एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रा किया, तो यह मिल रहा है यहाँ पे। तो जो आर्थो सेंटर हो गया क्या हो गया, वह आउटसाइड में हो गया। कहाँ हो गया, आउटसाइड। अब इसमें देखो इस वर्टेक्स आपने एल्टीट्यूड ड्रा किया यहाँ पे, इस वर्टेक्स से यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रा किया, ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। तो दो एल्टीट्यूड मीट करेंगे तो वही हमारा आर्थो सेंटर हो गया। इससे ड्रा करोगे तो ये तो यही पॉइंट हो गया। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा वह वहाँ पे जो आपका आर्थो सेंटर होता है वह कहाँ पे होता है, वह राइट एंगल पे होता है। कहाँ पे होगा, राइट एंगल वर्टेक्स पे होगा, ठीक है। यह दो छोटी सी चीज़ें आपको हमेशा आनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो एक और आगे बात कर लेते हैं कि हमेशा देखो जो यानी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, और जो कि आर्थो सेंटर से ही मिलता जुलता है हमारा। अब कुछ जो चीज़ें बच गई हैं उनको हम एक जगह पे समराइज कर देते हैं, और इस तरह से हमारा पूरा ट्रायंगल क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। तो एडिशनल जानकारी देखो, कभी भी जो सम ऑफ एल्टीट्यूड होता है ना थ्री मीडियंस के, उनका जो सम होता है वह हमेशा छोटा होगा उनके साइड से। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्या है कि थ्री साइड्स कौन से हैं, थ्री साइड्स हैं आपके ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। यानी थ्री साइड के सम यानी उसका जो पेरीमीटर होगा वह ऑलवेज ग्रेटर देन इनके जो क्या है मीडियन से, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। यह नोट कर लीजिए, यह क्वेश्चन यह भी पूछा जा चुका हमसे एग्जाम में। तो अब वहाँ पे हम प्रूफ नहीं करेंगे, ये हमको प्रॉपर्टी के तौर पे याद होना चाहिए, ठीक है। कि जो मीडियन का सम होगा वह साइड के सम से छोटा होता है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो चाहो तो। देखो जैसे मान लो हमारा एक ट्रायंगल है इस प्रकार से, जैसे इसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो यह बताइए, हमें पता है कि जो एंगल बड़ा होगा वह साइड बड़ी होती है उसके सामने अपोजिट वाले साइड। तो ज़रा इसमें बताओ, इस ट्रायंगल की बात करते हैं कि मान लो कि देखो ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल देखें किसमें, ट्रायंगल ए डी सी की बात करो, तो इसमें यह 90 डिग्री के सामने वाला है। यानी या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा साइड से बड़ा होता है। भाई कर्ण हमेशा बड़ा होगा लंब और आधार से, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ए सी क्या होगा, ए सी ग्रेटर देन ए डी, ए सी क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन ए डी होगा। इसी तरह से ट्रायंगल, जरा इसमें बात कर लो, ट्रायंगल सी एफ ए की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सी एफ ए में अगर बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ए सी क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन, ए सी ग्रेटर देन कितने किससे होगा, एफ सी से होगा। क्लियर है। और ज़रा इसमें देखो बी ई सी में देखो, ट्रायंगल बी ई सी में देखो, ट्रायंगल बी ई सी में देखो, इसके सामने वाला ये हो गया हमारा, इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। यानी आप कहोगे बी सी जो होगा हमारा ग्रेटर देन होगा किससे, बी ई से ग्रेटर देन होगा, बी ई से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। और एक बच गया हमारा क्या, एफ सी की बात हमने कर लिया ना। तो अगर हम एफ सी की बात कर लें तो इसके टर्म में देख लेते हैं, ए बी के टर्म में कोई हम निकाल लें। क्लियर है। एक बच्चा हमारा ए बी के बारे में बात कर लें तो देखो इसी ट्रायंगल में देख लिए होते, ए डी सी वाले में देख लो कि यह इसके सामने वाला जो ये एंगल होगा कौन सा होगा, ए बी। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा इसमें बात कर लेते हैं कि ए बी जो होगा हमारा, जो ए बी होगा वह ए डी से बड़ा होगा। तो ज़रा इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो इक्वेशन 3। इनको इन सभी को ऐड कर लो तो मिलेगा आपको क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए डी, ठीक है, प्लस सी एफ प्लस कौन सा बचा हमारा यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बी सी ग्रेटर देन, बी ई सी की बात किया था ना हमने, बी ई सी की बात किया था, तो ये ग्रेटर देन बी ई होगा, ठीक है। यहाँ पे बी ई होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। तो यही हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बस इसमें छोटी सी प्रॉपर्टी यही है कि हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन रिमेनिंग साइड, या आप
यह क्यों होता है, यह क्यों होता है? क्योंकि जो बड़ी साइड एंगल बड़ा होगा वह साइड उसके अपोजिट साइड क्या होगी, बड़ी होगी। तो हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल होगा ही नहीं, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उससे बड़ी कोई साइड होगी ही नहीं। क्लियर है? अब देखो कुछ छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं जो हमारे, जब हमसे एरिया पूछा जाएगा ना उसके बारे में, वहाँ पे हमको काम आएगा। कि मान लो अगर हमको इस प्रकार से दो पैरेलल लाइन दे रखा है और इनके अगर बेस इक्वल है ना, तो इसमें कोई भी आप ट्रायंगल बनाओ, चाहे यह ट्रायंगल बनाओ, चाहे इस तरह से ट्रायंगल बनाओ, कुछ भी, अगर बेस हमारा मान लो BC है तो आप चाहे A बनाओ, चाहे D बनाओ, चाहे यहाँ पे कुछ भी बनाओ, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल बनाओ, इन सभी एरिया के बेस हमारा इक्वल होना चाहिए हमेशा। बेस हमारा इक्वल होना चाहिए, यह एरिया हमेशा सेम होंगे। तो अगर मान लो इसका एरिया A है, इसका भी एरिया A होगा, इसका भी एरिया A होगा। यह बताने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि सभी का हाइट सेम है और बेस भी इक्वल है, तो फिर एरिया हमारा क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है। इसी तरह देखो कि अगर मान लो हमारे दो पैरेलल लाइंस इस प्रकार से गिवन, हमको पैरेलल लाइंस गिवन है, और अगर मान लो यहाँ पे बेस ना फिक्स हो, बेस फिक्स ना हो, कि मान लो एक इस प्रकार से हमको दिया है तो दूसरा मान लो कुछ इस प्रकार से दिया है, तो जो इसमें मान लो इसका एरिया B होगा, इसका एरिया मान लो C है, ठीक है। तो इनके जो एरिया किस पे डिपेंड करेंगे, इनके एरिया का जो रेशियो होगा डिपेंड करेगा इनके बेस पे। तो मान लो अगर यह दूरी, इसको मान लेते हमने क्या, इसको मान लिया x, इसको y, तो यह अगर L1 लेंथ का और यह L2 लेंथ का है, तो इनका जो एरिया डिपेंड करेगा वो इनके लेंथ पे डिपेंड करेगा। भाई हाइट तो क्या होगा, हाइट यहाँ पे भी सेम होगा, हाइट यहाँ पे भी सेम होगा। तो ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल सी बात है। तो बस केवल इतना ही है। तो ट्रायंगल की हमारा कंप्लीट हो गया। तो ट्रायंगल भी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। देखो और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अब सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना हो सकता है कि बोरिंग हो जाए और चीज़ें आपको फिर उतना इंटरेस्टिंग ना लगे और यह आपके लिए थोड़ा सा बर्डन सम हो जाए। तो क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे सारी चीज़, बाकी बची हुई चीज़ें। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आपको बहुत ही एडिशनल बताया, ठीक है। वह ऐसी चीज़ें हैं कि जब आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तब उसके बाद याद होता है। लेकिन फिर भी मैंने, देखो मुझे यह मेरा फर्ज है कि आपको सारी चीज़ें बताई जाए जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको आसानी से याद होने लगेंगी। आप क्वेश्चन जब करोगे ना, देखोगे कि जितना हमने आपको यहाँ पे बताया इतनी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वही है कि जब आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना मेंस वगैरह में, तो कुछ चीज़ें आपको पहले से याद होनी चाहिए। प्री के लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट, बहुत ही आगे है। एडवांस के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम आगे जो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे वो होगा सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। कोशिश करेंगे कि सर्कल और क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज एक ही वीडियो में कवर कर दें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरम वगैरह नहीं है। हाँ कुछ हैं जैसे कार्ड वगैरह के थ्रू हमको पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह क्या है, तो प्रयास करेंगे 1 या 2 वीडियो में उसको भी कवर कर दें। क्लियर है? तो बस आज के लिए केवल इतना ही है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।